हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्श इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आज आपके लिए होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। तो आज की क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपके सारे सब्जेक्ट के हार्ड क्वेश्चन जो हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के आज आपकी इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए हम शुरू करेंगे अपनी यह आज की हार्ड क्लास, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए, जो कि आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपने 30 क्वेश्चन ये कंप्लीटली कर लिए हैं तो आपका 100% जो है आपका सीटेट का एग्जाम इस बार क्लियर होने वाला है। आपको इसमें कोई भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पहला वाला। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा आपका पहला है, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने पर ऐसा तो कभी कभी हम ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और राइट आंसर जो होता है हमारा दिमाग से जो है अलग हो जाता है और हम उसे गलत कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया क्या नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके आ जाते हैं मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रभाविता, लचीलापन। आपको राइट आंसर देना है सृजनशीलता में का जो है प्रमुख तत्व क्या नहीं है इनमें से। सृजनशीलता वह अवधारणा, सृजनशीलता क्या चीज़ होती है? देखिए, सृजनशीलता वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन विचारों को जन्म दिया जाता है। क्या है सृजनशीलता? जो है वह अवधारणा है, सृजनशीलता आपको मालूम होना चाहिए सृजनशीलता क्या चीज़ है ना। सृजनशीलता वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध संसाधनों से देखिए, सृजनशीलता का भी मायने आपको मालूम होना चाहिए ना, से नवीन विचारों को जन्म दिया जाता है। नवीन विचारों को जन्म दिया जाता है, जन्म दिया जाता है। ये तो हो गया आपका सृजनशीलता, है ना। और इसमें क्या प्रमुख तत्व नहीं है? देखिए, क्या प्रमुख तत्व नहीं है? मौलिकता, धारा प्रभाव, लचीलापन इसके प्रमुख तत्व होते हैं। मौलिकता होनी चाहिए सृजनशीलता में, धारा प्रभाव होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि हम नए संसाधनों से नवीन विचारों को जन्म देते हैं ना। उपलब्ध संसाधनों से नवीन विचारों को जन्म देते हैं। नवीन विचारों को जन्म देने के लिए क्या होना चाहिए? मौलिकता होनी चाहिए, धारा प्रभाव होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, और अनुशासन उसमें नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुशासन। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ध्यान रखिएगा क्या चीज़ पूछी है, संज्ञानात्मक विकास की, किसके अनुसार? प्याजे के अनुसार। ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 3 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं हैं या 6 अवस्थाएं हैं। आपको बताना है प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। देखिए, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। कितनी हैं? 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें से पहली अवस्था है जो आपकी वह है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। क्या है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ये देखिए, ध्यान भी रहना चाहिए आपको कि जो है कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। ये जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, ये आपकी जन्म से 2 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक होती है? 2 वर्ष तक। फिर आ जाती है आपकी दूसरी रहती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी होती है वह रहती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। फिर आपकी तीसरी आ जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी होती है, ये 7 वर्ष से कितनी अवस्था तक होती है?
11 वर्ष तक, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। अगली जो चौथी अवस्था होती है, ये होती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। यहाँ 11 वर्ष तक हो गया। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 वर्ष से ऊपर तक, ठीक है। 11 वर्ष से आगे की जो अवस्था होती है वह होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए यहाँ पर, ठीक है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक हो गई। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक हो गई। इंद्रिय जनित गामक अवस्था 2 वर्ष से जन्म से 2 वर्ष तक हो गई। तो प्याजे के अनुसार आपकी जो है ये 4 अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही कौन सा हो गया? 4 अवस्थाएं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, शिक्षा में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। शिक्षा मनुष्य में, क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हों तो आपको पता होगा कि हमने सभी जो है परिभाषाएं एक वीडियो में आपको दे रखी हैं। सबकी परिभाषाएं दे रखी हैं, उसमें ये परिभाषा भी है। अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो आपको बिल्कुल भी इसमें जो है कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, आप फटाक से बता सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है इसमें स्वामी विवेकानंद की है, डी स्किनर की है, या पेस्टलाजी की है, या रविंद्रनाथ टैगोर की है। आपको बताना है कि किसकी यह परिभाषा है, कथन किसका है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। जो कथन है ये हमारा है स्वामी विवेकानंद का। किसका है? स्वामी विवेकानंद का। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है आपको बताना है। प्रयास और भूल का सिद्धांत बताना है, इसके प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन है आपके कोहलर, थार्नडाइक, पावलोव या स्किनर। राइट आंसर आपको देना है। प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फटाफट से बताइए कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा। देखिए, सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक ने किया था। किसने किया था? थार्नडाइक ने। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। यह सिद्धांत करके सीखने पर अधिक बल देता है। किस पर बल देता है? करके सीखने पर। करके सीखने पर बल देता है। दूसरी चीज आपको और बताएं, ये प्रयास और भूल के सिद्धांत को जो है और भी नामों से जाना जाता है, जिसे कहते हैं आप प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ठीक है। और इसके अलावा इस सिद्धांत को कहते हैं आवृत्ति का सिद्धांत। क्या कहते हैं? आवृत्ति का सिद्धांत। यह भी थार्नडाइक का ही है। विभिन्न नामों से इसे जाना जाता है। आवृत्ति के सिद्धांत के आगे इसको कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। देखिए, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत के नाम जो हैं ये याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपरों में, ठीक है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी स्किनर का है। इसे प्रयास और भूल का सिद्धांत और उपनाम, ये इसके उपनाम है। और इसके अलावा इसे बोलते हैं एसआर बॉन्ड का सिद्धांत। एसआर बॉन्ड का सिद्धांत। एसआर बॉन्ड का सिद्धांत। एसआर बॉन्ड का सिद्धांत। इसके अलावा इसे बोलते हैं संबंधवाद का सिद्धांत और बोलते हैं अधिगम बंध का सिद्धांत। संबंधवाद
संबंधवाद का सिद्धांत, और दूसरा बोलते हैं आगे अधिगम का बंध सिद्धांत। विभिन्न प्रकार के सिद्धांत की आपकी वीडियो हमने दे रखी है, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो विजिट करके देख सकते हैं। सभी प्रकार के सिद्धांत तो आपको दिए हुए हैं। ये प्रयास और भूल का सिद्धांत है, जिसको जो है इन नामों से भी जाना जाता है। ये सब जो है थार्नडाइक के उपनाम है सिद्धांत के। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बिग व हंट के अनुसार, फिर स्पेस है, बिग व हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। अब यहाँ पर आपको फिलअप करना है, क्या आएगा देखिए, शैशवावस्था में, बाल अवस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था की। देखिए, बिग व हंट के अनुसार शैशवावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, या बिग वंट के अनुसार बाल अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन, या बिग व हंट के अनुसार किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, या फिर बिग व हंट के अनुसार प्रौढ़ अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। आपको परिभाषा को कंप्लीट करना है। कौन सी परिभाषा इसमें आएगी, कौन सा जो है ऑप्शन इसमें आएगा, ए आएगा, बी आएगा, या सी आएगा, या डी आएगा। देखिए, किशोर अवस्था पर दबाव, तनाव और तूफान की अवस्था माना जाता है। इस अवस्था की विशेषताओं को एक शब्द परिवर्तन में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जो किशोर अवस्था होती है, इस अवस्था में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। तो बिग व हंट के अनुसार किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था। कौन सा सही हो जाता है, किशोर अवस्था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। उसे वर्गीकृत किया जाएगा, किसमें वर्गीकृत किया जाएगा? ऑप्शन है आपके श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से अधिक बुद्धि में, समान बुद्धि में, या मंद बुद्धि में। आपको बताना है 105 बुद्धि लब्धि है अगर उसकी, तो उस बालक को किस श्रेणी में रखा जाएगा। देखिए, अगर ग्राफ देखें बुद्धि लब्धि का, तो आ जाता है आपका 120 से ऊपर। ठीक है, 120 से ऊपर आता है श्रेष्ठ बुद्धि वाले। ठीक है, 180 से ऊपर आता है श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक। फिर आ जाता है आपका 110 से 120 तक, ये आ जाता है आपका सामान्य बुद्धि वाला। ठीक है, फिर आ जाता है आपका 90 से 100, 109, ये आ जाता है आपका जो है मंद बुद्धि वाले। समान हो गए, सामान्य से अधिक आएंगे ये। फिर 109 तक आएंगे सामान्य वाले। फिर 80 से 90 वाले, ये आ जाते हैं आपके मंद बुद्धि वाले। ठीक है, तो इस ग्राफ के अनुसार बुद्धि लब्धि का जो ग्राफ है आपका, इसके अनुसार 105 वाला जो है आपका किस में आ जाता है, सामान्य बुद्धि में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सामान्य बुद्धि लब्धि। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध करने के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध करने के लिए जाने जाते हैं। किसके विकास के आपको बताना है, संज्ञानात्मक विकास के, शारीरिक विकास के, नैतिक विकास के, गामक विकास के। लॉरेंस कोहलबर्ग किसके विकास के क्षेत्र में शोध करने के लिए जाने जाते हैं? देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग जो हैं आपके, वह नैतिक विकास, किसके, नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं।
और उनके अनुसार नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं नैतिक विकास की? नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं। 5 अवस्थाएं बताई हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक है, पहली है आपकी पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था। दूसरी आ जाती है आपकी स्व केंद्रित अवस्था। स्व केंद्रित अवस्था। तीसरी आ जाती है आपकी परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। चौथी आपकी आ जाती है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। और पांचवी आपकी आ जाती है आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था। आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था। देखिए, एक क्वेश्चन के संग में कई क्वेश्चंस आपके जो है बनते हुए चल रहे हैं, तो क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो है नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं जो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा बताई गई हैं, ये हो गई आपकी पूर्व नैतिक अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था, परंपरा को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था और आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसके अनुसार क्या हो जाएगा? नैतिक अवस्था जो है नैतिक विकास की जो है क्षेत्र में शोध किया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। किसको नहीं देखा था? पतंग को। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो, यानी उसने पतंग को चिड़िया समझा। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है। क्या दिखाता है? आपको बताना है। बच्ची जो है पतंग को चिड़िया समझ रही है। इसको यह उदाहरण क्या बताता है? सम्मिलन, समायोजन, संरक्षण या वस्तु का प्रदर्शन। क्या बताता है? बच्ची अगर पतंगों को चिड़िया समझ रही है तो देखिए, चीज़ों में अंतर ना कर पाना, वह पतंग और चिड़िया में अंतर नहीं कर पा रही है, तो चीज़ों में अंतर ना कर पाना सम्मिलन का उदाहरण है। किसका है? सम्मिलन का। चीज़ों में अंतर ना कर पाना सम्मिलन का उदाहरण है, क्योंकि बच्ची उड़ने वाली चीज़ों में अंतर नहीं कर पा रही है, वह प्रत्येक उड़ने वाली चीज़ को चिड़िया समझती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम्मिलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है उसको क्या सहायता करता है? ऑप्शन है आपके स्व अधिगम मॉडल, बी है विभेदित निर्देश, सी है पाठचर्या का विस्तार, डी है संज्ञानात्मक वर्गीकरण। आपको राइट आंसर देना है। समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को क्या सहायता करता है? क्या सहायता उनको करता है? देखिए, समाज और आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, ऐसे बच्चों को स्व अधिगम मॉडल सहायता करता है। स्व अधिगम मॉडल सहायता करता है। ठीक है, राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्व अधिगम मॉडल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, एक कक्षा में व्यक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। एक कक्षा में व्यक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। किस प्रकार के? रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या इन सभी के?
व्यक्तित्व भिन्नताओं। राइट आंसर दीजिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र में कौन कौन से आ सकते हैं? रुचियां आ सकती हैं, सीखने आ सकते हैं, चरित्र आ सकता है, ये सभी आ सकते हैं। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्ति की उन सभी पहलुओं से होता है जिनका मापन तथा मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, परिभाषा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। वैयक्तिक परिभाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको क्वेश्चंस में आ जाती हैं। व्यक्तित्व विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से होता है व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से होता है जिनका मापन तथा मूल्यांकन किया जा सकता है। जिनका मापन तथा मूल्यांकन किया जा सकता है। तो जिनमें जो है रुचियां भी आ जाती हैं, जैसे रुचियां, सीखना, चरित्र आदि प्रमुख और भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका व्यक्तित्व भिन्नताओं के क्षेत्र जो है रुचि भी है, सीखना भी है, चरित्र भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। और जो ये परिभाषा है आपकी, व्यक्तित्व भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य है व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से होता है जिनका मापन तथा मूल्यांकन किया जा सकता है। ये परिभाषा आपकी दी है स्किनर ने। किसने दी है? स्किनर ने। स्किनर के अनुसार है ये, स्किनर ने ये परिभाषा दी है आपकी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व की परिभाषा स्किनर ने दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपको बताना है द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादन। देखिए, यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि बुद्धि के जो है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, एक खंड जो बुद्धि का सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन किया है आपके बिने ने। किसने किया है? बिने ने। और दूसरा खंड आ जाता है द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत जो है आपका, द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन आपका किया है स्पीयरमैन ने। किसने किया है? स्पीयरमैन ने। ठीक है, स्पीयर। और आ जाता है आपका तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत अगर आ जाता है तो तीन खंड बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन भी आपका किसने किया है? स्पीयरमैन ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द्विखंड और तीन खंड जो बुद्धि का सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन है वह स्पीयरमैन ने किया है, और एक खंड बुद्धि का सिद्धांत है जो उसका जो है बिने ने किया है। ठीक है, और बुद्धि के सिद्धांत के जो है परीक्षणों के जन्मदाता भी बिने ही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके क्रो व क्रो का है, पियाजे का, स्किनर का है या कोहलर का है।
राइट आंसर देना है आपको। किसका है ये आंसर? कथन किसका है ये? क्रो व क्रो का है, प्याजे का, स्किनर का है कि कोहलर का है? राइट आंसर बताना है आपको। देखिए, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन स्किनर महोदय का है। किसका है? स्किनर महोदय का है। सीखने के क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन भी स्किनर ने किया था। ठीक है, सीखने का जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत था, क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो था वह आपका स्किनर ने दिया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिया प्रसूत जो आपका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत था, इसमें क्या था? चूहे पर प्रयोग किया था स्किनर ने और कबूतर पर किया था। सफ़ेद चूहे पर और कबूतर पर किया था, जिसको प्रभाव के नियम पर आधारित है ये। इन्होंने चूहे को एक बॉक्स में, भूखे चूहे को बंद किया था। बॉक्स के लीवर पर एक बटन दबाया था, बनाया था दीवार पर लीवर था, जिसका संबंध बॉक्स में लगे भोजन से होता था। बॉक्स में चूहे द्वारा कई बार अनुक्रिया की जाती है और संयोग से चूहे का जो पंजा होता है वह लीवर पर पड़ जाता है और बॉक्स में लगे भोजन पात्र से भोजन उसमें गिर जाता है, जो फिर चूहे को मिल जाता है। धीरे धीरे चूहा जो होता है लीवर दबाने में कम समय लगाता है और एक समय ऐसा आता है कि चूहा जब भी बॉक्स में छोड़ा जाता है वह बिना गलती के लीवर को दबाता है और भोजन प्राप्त कर लेता है। इस तरह चूहे ने बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया के सिद्धांत को जो है सीख लिया था। तो यहाँ पर इसे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहते हैं और कहते हैं अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, जो कि स्किनर का है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हार्वर्ड गार्नर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। हार्वर्ड गार्नर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। आपको बताना है बुद्धि के प्रकारों में कौन सा नहीं है इसमें। भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतःवैयक्तिक कौशल, कौन सा इसमें से हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बुद्धि के प्रकार में नहीं आता है? देखिए, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा जो है सृजनात्मकता को छोड़कर अन्य सभी में बुद्धि को शामिल किया गया है, सभी को बुद्धि में शामिल किया गया है। जबकि सृजनात्मकता जो होती है मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। ठीक है, सृजनात्मकता जो होती है नवीन रचना या उत्पादन में होती है, तो यह छोड़ दी है हार्वर्ड गार्डनर ने। और भाषा, अंतर्वैयक्तिक कौशल और अंतर्व्यक्ति कौशल, ये तीनों ही आपके बुद्धि के प्रकार में बताए गए हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन का उद्देश्य है। आपको बताना है मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है आपके, ए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बी बच्चा क्या सीखा है यह जानना, सी बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताना है आपको। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है यह जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर दीजिए। देखिए, बच्चों के उपलब्धि परीक्षणों के परिणामों की जांच करना तथा उनकी अधिगम संबंधी कठिनाई को पता लगाना ही मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सीखा जाता है? ऑप्शन है आपके मनोविज्ञान या पारंपरिक अनुकूलन या वातावरण या मनोदैहिक। क्या चीज़ सीखी जाती है संकेत अधिगम में के अंतर्गत? क्या चीज़ सीखी जाती है? राइट आंसर बताना है आपको। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सीखा जाता है? देखिए, संकेत अधिगम जो होता है, इस स्तर पर बालक बहुत ही मोटे तौर पर किसी समान संकेत के प्रति अनुक्रिया करता है। ठीक है, संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है।
ठीक है। संकेत अधिगम के विशिष्ट उद्दीपकों के लिए विशिष्ट अनुक्रिया की जाती है, जिसे उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। इसे उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम कहते हैं। इसे जो है एसआर लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। एसआर लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चन कंप्लीट है। हार्ड क्लास में आपके 30 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे और आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट वीडियो रहेगी आपकी हार्ड क्लास की, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डेली क्लासेस मिलती हैं वाई श्रुति मैम मेरे द्वारा। टेट की और सी टेट की विशेष क्लासें यहाँ आपके चैनल पर चलती हैं और स्पेशल क्लास में आपको जो है बहुत सी अच्छी जानकारियाँ इसमें दी जाती हैं और थॉट्स दिए जाते हैं। आपके परीक्षा में कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, किस प्रकार से आप उन्हें हैंडल कर सकते हैं, आपका मनोबल गिरे ना, उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे जो है आइडियाज़ भी आपको उसमें वीडियोस में उपलब्ध कराए हुए हैं। आप विजिट कर देख सकते हैं। स्पेशल क्लासेस हैं। कंप्लीट कोर्स आपका यहाँ पर दिया जाता है। कंप्लीट कोर्स में आपको MCQ, PYQ और थ्योरी के साथ साथ जो है आपका सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपके हार्ड क्लास दी जाती है, जो आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए होते हैं। और जो है हमारा ये यूट्यूब लिंक है। यूट्यूब लिंक में आप जब विज़िट करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक और फेसबुक लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें आप ज्वाइन करके जो है विज़िट करके और सभी वीडियोस और अन्य जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में हार्ड क्लास में, जो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध हार्ड क्लास होगी। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।